नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स ऑफ लर्निंग में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माय हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत ही कम समय में वी हैव बिकम अ फैमिली ऑफ 1K। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। फ्रॉम हियर ऑन वी विल मूव अहेड एंड विल ग्रो फर्दर। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी एनर्जी, अपना पैशन इस चैनल पे लगा रहा हूं, जहां पे मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहूंगा। एंड आई होप दैट यू कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज हम लोग जुड़े हैं टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कनेक्टेड टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आई एम क्वाइट श्योर अभी तक आपने डिसाइफर कर लिया होगा इमेज से कि ये यूपीएससी स्पेसिफिक डिस्कशन है। कई सारे दिनों से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। इनफैक्ट कुछ रिक्वेस्ट मुझे आए, एक तो आंसर भी आया था मुझे आज कि सर आप इसको इवेलुएट करें करके। सो आई थॉट लेट्स हैव अ जनरल डिस्कशन अबाउट mains answer writing. In fact, this is going to be like how do I begin mains answer writing, what can be the tips for mains answer writing. इस डिस्कशन को ध्यान से सुने। इनफैक्ट मैं कहूंगा एक पेन और पेपर ले और लिखें कि मुझे क्या क्या करना है मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। सो लेट अस बिगिन द एबीसी ऑफ मेंस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेंस आंसर राइटिंग का सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का होता है कि सर मैं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, व्हेन डू आई स्टार्ट। लिटरली व्हेन डू आई स्टार्ट। अभी जो व्हेन डू आई स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है कि इतने दिन है, इतने महीने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक जेनेरिक आंसर मेरी तरफ से होगा कि एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। लेकिन यहां पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है डेटाबेस करके, इस डेटाबेस पे ध्यान देना है। डेटाबेस मतलब आपके पास क्या आपका कंटेंट बिल्ड हो गया है, इसके ऊपर ध्यान जरूर देना है। क्या आपने अपना कंटेंट बिल्ड किया हुआ है। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं जब आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। उनको लगता है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया और आंसर राइटिंग कर लेता हूं। ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग एक स्किल है। आंसर राइटिंग आप अगर टू अर्ली करना शुरू कर दोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, सेल्फ क्वेश्चनिंग हो जाएगी, सेल्फ डाउट हो जाएगा, खुद से सवाल पूछोगे अरे मुझे कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की फीलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है आंसर राइटिंग एक स्किल है जो एक दिन में नहीं आएगा। आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो ये एक स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ता है। जैसे कोई भी स्किल, जैसे अब टीचिंग एक स्किल है, सिंगिंग एक स्किल है, म्यूजिक डेवलप करना एक स्किल है, क्रिकेट खेलना एक स्किल है ना। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली भाई सालों की प्रैक्टिस लगती है। आज भी जैसे उस बंदे का अगर आप देखोगे, पैशन देखोगे, दी एनर्जी ऑन द फील्ड, मुझे नहीं लगता कि इवन यंग आजकल के जो जो खिलाड़ी हैं वो भी उतना एनर्जी दिखाते हैं। जैसे कल ही मैं मैच देख रहा था, वो आरसीबी का मैच लगा था, उसमें कमेंटेटर भी वही बता रहा था कि कोहलीज एनर्जी इज इन्फेक्शियस। क्यों? अरे क्योंकि वो आर्ट सीखने के लिए आपको शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है, शिद्दत से आपको, जैसे ही हैज पुट इन आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इन नेट, तो वैसे ही आपको भी घंटों टेबल पे बैठकर पेन लेकर पेपर लेकर आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। दैट स्किल हैज टू बी इनकलकेटेड, इट हैज टू बी डेवलप्ड कंटिन्यूसली। अब कब शुरू करना है? देखिए, अगर टू अर्ली शुरू कर दोगे तो यू आस्क क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, तो क्या करना है, जब भी आपके पास एक डेटाबेस बन जाएगा कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब समझ लो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया, तो फंडामेंटल राइट्स का समझ लो एक चंक भी खत्म कर लिया। इमेजिन राइट टू लाइफ खत्म कर दिया, तो राइट टू लाइफ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप पिकअप कर सकते हो। पढ़ने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद, देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो डेटाबेस बनना बहुत जरूरी है, कंटेंट बनना बहुत जरूरी है। जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक आंसर राइटिंग में वो फील भी नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखना है। अरे अगर आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे होंगे, 150 सवाल, मतलब सॉरी 150 वर्ड्स है, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स के क्वेश्चन है, तो 150-250 वर्ड्स की तो चीजें आप लिख ही सकते हो ना। इतना कंटेंट आपको डेवलप करना है, बस क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सर कब शुरू करना है? जब भी आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त कंटेंट बन चुका है किसी भी टॉपिक के ऊपर, शायद वो पॉलिटी हो सकता है, शायद ज्योग्राफी हो सकता है, शायद आपका ऑप्शन हो सकता है, शायद हिस्ट्री हो सकता है, शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। वंस यू फील दैट यू हैव इनफ कंटेंट, अब सर इनफ कंटेंट कैसे डेवलप करें, उसके लिए मे बी आई हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग हाउ यू कैन प्लान योर 1 year अहेड, मे बी इन द सब्सिक्वेंट डेज आई विल हैव अ डिस्कशन दैट रिगार्डिंग दैट एज वेल। लेकिन अगर आपने बेसिक लेवल का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हैं, और समझ लो आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स उससे 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 जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, और आपके पास डिसेंट इनफ
इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन बिगिन, और धीरे 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 उस चीज़ को आप रिफाइन कर सकते हो। तो व्हेन डू आई स्टार्ट माई आंसर राइटिंग? एज सून एज पॉसिबल। एंड अगेन रिमेंबर, मैंने आपको डराने के लिए ये नहीं बोला कि आंसर राइटिंग एक स्किल है। आंसर राइटिंग ट्रूली एक स्किल है जिसको होन करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस के साथ होगा किसी से भी। अब आपको ध्यान रखना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना है। देखिए स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अंतर क्या है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है या फिर जिन्होंने मेंस क्लियर किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? देखिए डिफरेंस बस यही है कि जो फियर होता है, जो इनर्शिया होता है आंसर राइटिंग का, उसको एक क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होता है वो पार कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है, आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग के डर से बाहर निकालना पड़ेगा और शुरू करना है। जब भी आपको लगेगा कि आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो चुका है, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, पिक आउट अ क्वेश्चन एंड राइट। अगर आपको सवाल आ रहा है कि सर क्वेश्चन कहाँ से लूँ, आप जानते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर्स के मेंस के क्वेश्चन भी होस्ट करता हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी होस्ट करता हूँ, वहाँ से आप पिक आउट कर सकते हो, वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूर है। अब कई लोग सोचते हैं कि सर वो पेन लेकर अटेम्प्ट करने में ही डर जाते हैं। पता है उनका फीलिंग होता है कि अरे मुझे लोग जज कर लेंगे, मुझे शायद राहुल सर जज कर लेंगे, मुझे कोई मेरा दोस्त जज कर लेगा। देखो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी ने भी पहला आंसर लिखा होगा, एवरी एस्पिरेंट स्ट्रगल्स एंड फील्स अंडर कॉन्फिडेंट, किसी ने भी आंसर शुरू होगा किया होगा, तो डे वन पे कोई भी अच्छा आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी, लिटरली बीट द फर्स्ट रैंक पर्सन। इस बार शक्ति दुबे जी वाज द फर्स्ट रैंक, सो इफ यू आस्क हर ऑल्सो शी विल टेल यू डे वन पे मैंने बहुत खराब आंसर लिखा था, बिलीव मी, है ना। कोई भी होगा डे वन पे खराब आंसर लिखेंगे, मीडियोकर आंसर लिखेंगे, लेकिन उस जर्नी को उन्होंने शुरुआत की है, उससे इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन पे वो जा चुके हैं। तो उस खराब आंसर से ही आपको आपको खुद को रिफाइन करना है। वो कहते हैं ना कि अगर एक एक मूर्ति बननी है तो उस मूर्ति को शुरुआत में देखोगे नॉर्मल पत्थर होगा, धीरे 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 हम लोग जैसे वो जो छन्नी होती है उससे पीट पीट कर एक स्कल्पचर बनाते हैं। आंसर राइटिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। शुरुआत में वो पत्थर होगा जिससे आपको पता नहीं चलेगा क्या चला, लेकिन धीरे 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 वो आपके आंसर में भी ब्यूटी आ जाएगी, आपके आंसर में क्वालिटी आ जाएगी, आपके आंसर में वो रिफाइनमेंट भी आ जाएगा। बस शुरू करना है, जैसे ही आपके पास कंटेंट डेवलप हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर ठीक है सर मैंने डेवलप कर लिया, जैसे बिफोर आई गो इनटू दिस, छोटा सा कॉशनरी नोट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत करें, जैसे हु आर द वंस हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ, एकदम फ्रेश। ऐसा नहीं कि पहले आपने क्लासेस की हुई है, पढ़ाई की हुई है, उन लोगों के लिए यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग नाउ इटसेल्फ, नॉट एन इशू। लेकिन अगर कोई आज ये वीडियो देख रहा है और कह रहा है सर मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आना है, तो आज ही आंसर राइटिंग नहीं करना है, उसके लिए गो थ्रू योर जर्नी ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़िए, कंटेंट डेवलप कीजिएगा, प्रॉब्ली इन अ मंथ और सो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, सर जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या चीजें दिमाग में रखनी है? देखिए 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए ड्यूरिंग आंसर राइटिंग। सबसे पहली चीज है बेसिक, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। बेसिक इज हम लोग आईबीसी जिसको कहते हैं, आईबीसी मतलब इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। देखिए जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं सारे स्टूडेंट्स को ये पता है, ठीक है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जब ये बताऊंगा ना पूछेगा क्या राहुल सर फिर से आप वही बता रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। स्ट्रक्चरिंग के बारे में पता है कि इंट्रोडक्शन सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, कुछ लाइन में इंट्रोड्यूस करना है, बॉडी या फिर मेन कंटेंट लिखनी है और फिर कंक्लूड करना है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, कई लोग इस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के 2 एस्पेक्ट हैं, किसी भी आंसर के स्ट्रक्चर के 2 एस्पेक्ट है। एक तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, और इस स्ट्रक्चर में ये जो मेन बॉडी या फिर कंटेंट है ना, इसकी भी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। और कई सारे टाइम पे ना स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि जो मेन कंटेंट है, जो मेन बॉडी है ना, उसकी भी स्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चरिंग इज एट डुअल लेवल, नॉट एट वन लेवल। दिस इज द ब्रॉड लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। द बॉडी इटसेल्फ शुड बी स्ट्रक्चर्ड। कैसे, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग इज ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना है कि मुझे एक टेम्पलेट में आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि मेरे यूनिवर्सिटी का आंसर है जहां पे मैंने चीज़ें रट्टा मार ली और सीधे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आई एम क्वाइट श्योर कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आई रिमेंबर हमारे स्कूल में हमारे साथ वो पिंक कलर की एक गाइड आया करती है, उस गाइड का नाम भी था बड़ा फेमस, आई डोंट रिमेंबर नाउ। उस गाइड में क्वेश्चन रहेगा
उसमें नीचे आंसर रहेगा, क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे। क्योंकि मैं ये क्यों रिपीटेडली बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एंड दैट फ्लॉ इज कॉल्ड द रट्टा कल्चर। अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। जैसे मुझे याद है पिछले हफ्ते आई हैड बीन टू अ टीचर ट्रेनिंग सेशन, जहाँ पे स्ट्रेंजली आई वॉज गिविंग ट्रेनिंग टू टीचर्स, ठीक है, स्कूल टीचर्स को। तो वहाँ पे भी मैंने इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि जो हमारा रोट लर्निंग है, रट्टा कल्चर जो है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये यूपीएससी में ये आंसर क्वेश्चन है, उसको रट्टा मारेंगे आंसर लिखेंगे, ये नहीं चलता है। चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखनी है। अब सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जैसे ही आपको सवाल मिलेगा सबसे पहली चीज़ करनी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, in UPSC mains answer writing there is a golden mantra and that mantra is UPSC जो पूछ रहा है वो लिखो। ध्यान रखना है, UPSC is not interested कि आपको क्या पता है। Do you understand? जनरली हमारे साथ होता क्या है, स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंफर्मेशन बायस। जैसे ही एक सवाल देख लिया ना, उस सवाल को देखते ही अरे ये मुझे पता है, मैं लिखना शुरू कर दूंगा। ये आप अपनी नॉलेज बता रहे हो। यूपीएससी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपीएससी किस में इंटरेस्टेड है, मैंने तुमको क्या पूछा है उसका जवाब दो, और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो, उससे ही जवाब देना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो मुझे आता है वो नहीं लिखना है, जो यूपीएससी ने पूछा है वो लिखना है। यू गेट द पॉइंट। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक 2019-2020 की बात होगी, शुरुआती 2020 की। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट थे हमारे बैंगलोर के, तो उन्होंने आंसर राइटिंग शुरू की हुई थी, बड़े जोश में थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ पीडीएस के ऊपर आर्टिकल आ गया था, तो उसी के ऊपर हमारा टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन भी था। तो मैंने देखा कि पीडीएस में कोई कोई वर्ड लिमिट के ऊपर कोई उसका फोकस ही नहीं चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो आर्टिकल था न्यूज़पेपर है उसको लिख दिया। फिर मैंने बोला यही गलती होती है। यूपीएससी आपको जो पूछ रहा है, आपको पता है पीडीएस क्या है, एंड ही नोस पीडीएस क्या है, स्टूडेंट को पता है पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, है ना, आपका गेहूं राइस वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ही नोस। बट उसने फोकस ही नहीं किया कि यूपीएससी ने क्या पूछा है। उसने बोला मुझे याद है तो मैं लिख दूंगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। ठीक, एक बार आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली आंसर ना लिखे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस से, निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं मैं। जैसे ही कोई नोन टॉपिक दिख जाता है, स्टूडेंट्स पेन उठा लेंगे और लिख देंगे। उनको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, देखिए समय कम पड़ता है आंसर राइटिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आंसर राइटिंग की स्किल्स बढ़ाओगे, होन करोगे, तो आप समय को भी मैनेज करना अच्छे से सीख जाओगे। लेकिन एक हमेशा हैबिट बिल्ड करनी है कि क्वेश्चन को समझने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करनी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को भूल जाते हैं। जब आपको एक एस्से का टॉपिक मिलता है, तो एस्से में क्या बोलते हैं हम लोग, एस्से में क्या बोलते हैं यार, जब एस्से का टॉपिक देखा तो आधा घंटा 40 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना, आइडियाज लिखो, क्या डायमेंशंस डिस्कस करना चाहते हो, कुछ एग्जांपल्स लो, एनेक्डोट्स बनाओ, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब एस्से में आप इतना मेहनत डालकर 2 एस्से लिखने हैं, तो दोनों में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो अगर इतना मेहनत एस्से में डाल रहे हो तो आंसर में क्यों नहीं डालते। फिर वो मुझसे पूछते कि सर वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं मिलता है, क्वेश्चन को जस्ट थोड़ी देर समझते ही अगर आप इमेजिन करो 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर टाइम ही नहीं है सर, 3 घंटे का टाइम है। देखो 3 घंटे का है, 20 सवाल अगर लिखने हैं तो ऑन एन एवरेज 9 मिनट्स लगते हैं। एक आंसर लिखने के लिए 9 मिनट चाहिए। और अगर मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज दूँ ना कि टाइम लगाना, आप टाइमर लगाना 9 मिनट का और किसी चीज़ को कॉपीराइट कर देना, पता है आप कितने वर्ड्स लिखोगे? आई विल गारंटी यू कि आप कम से कम 500 वर्ड्स लिखोगे 9 मिनट में। सिंपल चीज़ कॉपीराइट जब कर रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज करके देखना, ये सारी एक्सरसाइज करके देखना है। इस जर्नी के दौरान 9 मिनट का टाइमर लगाना है, न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर को सीधे कॉपी पेस्ट करना है, फिर कितने वर्ड्स लिखे हैं गिन लो 9 मिनट में। आई विल गारंटी यू विल राइट 400 to 500 वर्ड्स, क्योंकि बस देख के लिख रहे हो। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है,
भाई 150 से 250 वर्ड का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, जो 15 मार्क के सवाल है जो 250 के हैं उसके लिए आपके पास 11 मिनट मिल जाएंगे, और जो समझ लो 10 मार्क का है उसके लिए टाइम कम हो जाएगा, 7 मिनट्स। तो ओवरऑल दैट इज हाउ वी प्लान इन दी मेंस एग्जामिनेशन, कि 15 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 11 मिनट है ऑन एन एवरेज, और 10 मार्क के सवाल के लिए 7 मिनट है, करेक्ट। तो आप आसानी से लिख सकते हो ना। तो ये प्रूव करने के लिए कि यू हैव टाइम, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए 1 मिनट दे, 30 सेकंड दे दे, 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट दे दो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो, एंड ब्रेनस्टॉर्म इट कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा आंसर आप पूरा ब्रेनस्टॉर्म करो, नहीं, मैं शुरुआत किस तरह से करने वाला हूँ, मेरे बॉडी के अंदर, यानी कि जो कंटेंट है, जो मेन बॉडी है उसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स होने वाले। अगर आपको एक आध पॉइंटर भी मिल गया, ध्यान रखना है ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करोगे ना, तो 30 सेकंड से 60 सेकंड्स, 1 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, एक बेसिक फ्रेमवर्क मिलेगा ना, तो लिखना शुरू करना है, और उसके बाद लिखते लिखते चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम लगा दोगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे पॉइंटर्स याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आप लिखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर्स आते रहते हैं। आपके पास 7 to 11 मिनट्स का टाइम है, तो बहुत ही आसानी से पॉइंटर्स आ जाते हैं अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो, ठीक है। और ध्यान रखना है ये एक स्किल है, ये एक स्किल है। तो शुरुआत में शायद आपको 1-2 मिनट लगेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में, उसको उस टाइम को कट डाउन करना है, 30 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपके आंसर में, आपके आंसर की क्वालिटी में वो बहुत अच्छा एक कंटेंट क्वालिटी आ जाएगा। इसके ऊपर ध्यान रखना। फाइनली 5th चीज जो है वो आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मुझे नहीं चाहिए कि आपका भाई कैलीग्राफी वाला हैंड राइटिंग है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट योर हैंड राइटिंग, अगर डिसेंटली मुझको पढ़ने के लिए आ रहा है काफ़ी है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, किस तरह से, किस फ्लो में आपने अपने पॉइंट पुट अक्रॉस किए हुए हैं। यही डिफरेंस है एक यूनिवर्सिटी आंसर में और आपके आंसर में। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर आप लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, आंसर को मोल्ड करना है, अपने कंटेंट को मोल्ड करना है। जो भी कंटेंट आपके पास रहेगा, जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया पीडीएस का उस स्टूडेंट के पास, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको पता है, लेकिन सवाल क्या पूछा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर कोई दिक्कतें हैं, अगर वो दिक्कत के ऊपर फोकस करने की बात करें, या फिर समझ लो जैसे आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक, जब से आधार आया है, आधार ने पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा भी किया है, लेकिन उसका दिक्कतें भी है, कुछ इस तरह का सवाल था, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या था, जैसे आधार जो है ना टेक्नोलॉजी आपने ला ली, लेकिन पीडीएस में वो क्या प्रॉब्लम करे, जैसे समझ लो कनेक्टिविटी नहीं है कई बार। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद था, झारखंड में, उड़ीसा में हुआ, जहाँ पे वर्कर्स गए हैं और अपना थंब रखा, तो थंब आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि शायद काम करके थंब इम्प्रिंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से राशन वाले ने उनको बोल दिया नहीं मिलेगा खाना, इस तरह की दिक्कतें हो रही। तो ये समझना, यू गेट द आइडिया हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म। कंटेंट आपके पास जो है, कंटेंट को मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है, आपके मेंस के अंदर पहले ना 15 मार्क करके क्वेश्चन उठाने, ये तो लॉजिकल ही है, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पहले 15 मार्क का खत्म करना है और इवेंचुअली जो है आपके 10 मार्क पे आना है, ठीक है। अब आपने सोचा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे करूँगा। लेट मी जस्ट रन अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट विथ यू सो दैट यू अंडरस्टैंड। और इस सेशन के लिए ना मैंने लिटरली कुछ नहीं किया, मैंने जैसे स्टूडेंट की तरह ही मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया, पता है, हार्डली मुझे ना 5 मिनट लगे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बनाना था, इसलिए आई ब्रेनस्टॉर्म्ड अ लिटिल मोर। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आसानी से हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था जो कल या परसों मैंने डाला था मेरे चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चन दिस करंट अफेयर्स क्वेश्चन, एक आर्टिकल आया था हिंदू में, जहां पे कैंसर से जुड़ा हुआ सवाल था, कैंसर और कैंसर से जुड़ी हुई डायग्नोस्टिक्स के बारे में था। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, डिस्पाइट एडवांसमेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब ये सवाल कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है, आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे टर्म है कैंसर ट्रीटमेंट, लेकिन ये आपको कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यार मुझे पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत सारे आ चुके हैं आजकल, है ना। देयर इज रेडियोथेरेपी, देयर इज कीमोथेरेपी, देयर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड थेरेपीज आ चुकी हैं, है ना। नेक्सकार आ चुका है, कैसगेवी आ चुका है, यूएस में बहुत सारी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज आ चुकी है। इट्स नॉट आस्किंग अबाउट ट्रीटमेंट, ये समझना है, कैंसर के बारे में है, लेकिन ये सवाल कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको inadequate diagnostic services remain a significant barrier to effective cancer care in India। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि दोनों पहलू आपको चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, चैलेंजेस एसोसिएटेड, हमारे देश में चैलेंजेस क्या है,
व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कैंसर डायग्नोस्टिक्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स। बहुत ही अगेन सिंपल हो गया मेरे लिए सवाल। अभी क्या करना है, मैंने बस यहां पर डिसाइफर कर लिया, कुछ कीवर्ड्स डाल दिए। क्वेश्चन कैंसर के बारे में है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कैंसर से जुड़ी हुई डायग्नोस्टिक्स के बारे में और मेरे देश के अंदर उससे जुड़ा हुआ दिक्कतें क्या है और मेनली चैलेंजेस के बारे में पूछ रहे हैं। एक बार आपने चैलेंजेस हाईलाइट कर दिए, फिर सजेस्ट करना है मेजर्स की डायग्नोस्टिक्स की चीज को टू एनहांस अर्ली डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो कैसे हम लोग डायग्नोस्टिक सर्विसेज सब तक पहुंचा सकते हैं, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने सवाल को समझ लिया। तो पहला हमारा टिप क्या था, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि भैया इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है, तो आई नो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है। तो मैंने कुछ सेकंड्स में सोच लिया कि एक इंट्रो लिखना है, स्मॉल इंट्रो लिखना है। तो इस स्मॉल इंट्रो में मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन फोकस किस पे करना है, कैंसर डायग्नोस्टिक्स के बारे में। ऑल्दो मेंशन जरूर करें कि आजकल कैंसर ट्रीटमेंट्स कई सारे आ चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन डायग्नोस्टिक्स से जुड़ा हुआ अभी भी हमारे देश में इशू है। अब कैंसर डायग्नोस्टिक करते कैसे, ये आपको समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल होगा क्योंकि डायग्नोस्टिक जैसे आया तो आपके न्यूरॉन हिट होने चाहिए कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मेरे देश के अंदर या फिर इन जनरल क्या चाहिए, है ना। अब कैंसर डिटेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले चीज तो एक्सरे करा लो, एक्सरे में ट्यूमर है पता चलेगा, है ना। एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, पेट स्कैन करा लो, अलग अलग स्कैनिंग टेक्निक्स हैं। इसके अलावा वी हैव बायोप्सी टेक्निक्स, है ना। वी हैव बायोप्सी में मतलब उस कैंसर का एक सैंपल लेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है हमारे देश में दिक्कतें क्या हैं। देखो सबसे पहले तो यू डू अंडरस्टैंड जनरल अगर मैं सोचूंगा, मेरे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत होगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतनी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं होगी, डायग्नोस्टिक सेंटर है तो बड़ी कॉस्टली होंगी, और डायग्नोस्टिक है तो शायद इंश्योरेंस में वो कवर नहीं हो रही होंगी। हाई एंड डायग्नोस्टिक हमारे पास है नहीं। जैसे आई रिमेंबर वेरी वेल, कई सालों की बात है, मैं दिल्ली में था उस समय पे, एक फ्रेंड की मदर को मतलब कैंसर का टेस्ट करवाना था, तो दिल्ली में फिश टेस्ट करवाने थे, फ्लोरोसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट कराने थे, ठीक है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेस्ट यानी कि जेनेटिक टेस्ट है वो। अब वो जेनेटिक टेस्ट एम्स में ही था, दे केम फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर अगर आप समझ रहे हो कि टेस्टिंग, एडवांस टेस्टिंग करनी है, जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, उसकी फैसिलिटीज हमारे पास कम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कैंसर की टेस्टिंग के बारे में, कैंसर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। और हम लोग, हमारे पास हाई एंड टेक्नोलॉजी मिसिंग है। ये सारी चीज़ें ऑन द बैक ऑफ माई माइंड मैंने बस सोच ली, डायग्नोस्टिक से जुड़ा हुआ बस। और अगर आपने चैलेंजेस को डिसाइफर कर लिया है, ध्यान रखना है आपका काम हो गया, 90% काम हो गया। पता है क्योंकि स्टूडेंट्स ना आंसर राइटिंग से बहुत घबराते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मुझे सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस सवाल में मुझे लगता है कि अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, है अलग अलग है। जैसे डायग्नोस्टिक्स के बारे में पूछा, मैंने आपको डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताया, चैलेंजेस बताया, मैंने कुछ चैलेंजेस आपको बताए, थोड़े और जो चैलेंजेस मैंने डिसाइफर करके बताया वो आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे आपने चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि सजेस्टेड मेजर्स ना अभी बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर आपने चैलेंज को डिसाइफर किया है, अरे उसको सॉल्व करना है बस, दैट इज द थॉट प्रोसेस यू नीड नो। और यही कोहिरेंस, यही कन्वर्जेंस चाहिए आपके थॉट में भी। अगर आपने चैलेंजेस ABC लिखा है और समझ लो उसके उसके मेजर्स जो है वो XYZ लिखे हैं, तो दोनों बहुत ही विपरीत हो गया ना। जो चैलेंजेस है उसको कैसे एड्रेस करेंगे बताओ, थोड़े डिसेंट एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाउ डू आई डू इट, जैसे आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दिस स्ट्रक्चरिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कैंसर के बारे में, कैंसर डायग्नोस्टिक्स के बारे में, शॉर्टेज इंडिया में है करके, कंटेंट बॉडी के बारे में सोचना है, छोटा सा कंक्लूजन देना है कि इस तरह की चीजें लानी है, एक वे फॉरवर्ड देना है। तो मेन जो बॉडी होगी उसमें आपको चैलेंजेस के ऊपर फोकस करना है। तो एक तरफ मैंने चैलेंजेस बताए और दूसरी तरफ मैंने स्टेप्स नीडेड बताया, फिर मेजर्स नीडेड बताया। अब चैलेंजेस के अंदर ये स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी आपको सोचना है। जैसे अब मैंने बोला शुरुआत मेरे दिमाग में क्या था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सेटअप नहीं है, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल लो। मैंने ना बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि हार्डली 5-10 मिनट में ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए। अगर आपको इसका मॉडल आंसर वगैरह चाहिए तो मैं इसको बना के आपको दे दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो स्पून फीडिंग में हम लोग ना जाए।
आई नेवर बिलीव इन स्पून फीडिंग कॉन्सेप्ट, आई बिलीव इन डेवलपिंग योर थॉट प्रोसेस। अभी से वो सिविल सर्वेंट के माइंडसेट में चले जाए और इस तरह की थॉट प्रोसेस को डेवलप करके, जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल है मेरा, क्या है मेरे पास, देखिए डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कमी है, यही चीज़ें यहाँ पे होंगी, है ना। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी यहाँ पे लिखी हुई कि रूरल एरिया पे तो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा एंगल क्या है मेरा, फाइनेंस एंगल, कि पैसा। देखो कोई टेस्ट कराने जाओ, इनफैक्ट वो कहावत है ना हमारे यहाँ पे, भाई लॉयर के हाथ में और डॉक्टर के हाथ में मत फंसना, वो सालों निकल जाएंगे उसमें, क्योंकि जुडिशरी में तारीख पे तारीख है और हॉस्पिटल में तो वो बिल पे बिल निकलता रहता है। ध्यान रखना। तो फाइनेंशियल एंगल क्या है कि एक तो हाई कॉस्ट है, पैसा बहुत ज़्यादा है ना, दी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इज़ वेरी हाई, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है जगह पे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मेरे पास नहीं है, अगर पेनिट्रेशन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है भी तो शायद वो टेस्ट डायग्नोस्टिक्स में प्रोवाइड नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरे चैलेंजेस है, रैंडमली मैंने दूसरे चैलेंज यहाँ पर आपको डाल दिए कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास डेटा सिस्टम्स, जो डेटा मैनेजमेंट है ना, बहुत ही बैड है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ में ना बहुत बार हमको फर्स्ट डेटा मिलता है, जैसे आई डोंट नीड टू डेल्व डीपर इनटू दैट। इसके अलावा हमारे पास ना एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं, जैसे स्पेशली मैंने आपको बताया जेनेटिक टेस्टिंग के जो टूल्स हैं या फिर टारगेटेड थेरापीज के जो टूल्स होंगे ना, वो हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही मैंने चैलेंजेस को हाईलाइट कर लिया और बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट कर लिया, आपने देखा कि मैंने क्या बोला, केवल इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं, जो बॉडी है, जो कंटेंट है, उसको भी सेग्रीगेट किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर, ठीक है। एंड देन अब इसका सॉल्यूशन तो आसान है ना, ये मुझे देखने का भी जरूरत नहीं, क्यों पता है, यहां पे बोल रहा है अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इधर क्या पॉइंट रहेगा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर बोल रहा है इधर पैसा नहीं है तो इधर पैसा चाहिए, अगर बोल रहा है इधर अवेयरनेस नहीं तो अवेयरनेस चाहिए, अगर बोल रहा है इधर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं तो एडवांस टेक्नोलॉजी, बस करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, बस विद सर्टन गुड एग्जांपल्स आप इंक्लूड करो। जैसे मैंने बताया, ये मैंने आपको बहुत ही क्रूडली बना के बताया जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि आंसर राइटिंग इज इजी इफ यू लर्न एवरी डे। अगर आप स्किल्स को होन करो एवरी डे तो काफ़ी आसान आपके लिए बन जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, लोग नहीं है तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है तो उन्हें ट्रेन करो। अब ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर से रिलेटेड स्टडी है तो ऑन्कोलॉजी स्टडीज और ऑन्कोलॉजी से जुड़े हुए मेडिकल एजुकेशन आप ले आओ। फाइनेंस का एंगल है तो फाइनेंशियल इंटरवेंशन ले आओ, कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम ले आओ, और इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आप लिखो कि डायग्नोस्टिक्स के लिए भी पैसा मिलेगा आपको, शायद डायग्नोस्टिक्स के लिए सब्सिडीज दे सकते हैं। अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं तो अवेयरनेस लेकर आओ, नेशन वाइड कैंपेन चलाओ कैंसर के बारे में। इसके अलावा लेवरेज करो टेक्नोलॉजी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, दैट्स इट। ऑफ कोर्स अगर आप आर्ग्यू करना चाहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक तरह का आपने बताया, जैसे मैंने आपको बताया यू कैन रिफाइन योर स्किल्स थ्रू योर कंटेंट डेवलपमेंट। अभी फिलहाल तो मैंने आपको बेसिक लेवल आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है इसलिए बताया। बेयर मिनिमम जो थॉट प्रोसेस चाहिए ना आपको वो है आपका जो कंटेंट होगा एवरीडे, जैसे जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा, जो भी समझ लीजिए कंटेंट आपने पढ़ा, उसका नोट्स बनाओगे तो उस नोट से आप रिफाइन करोगे, एग्जांपल्स मिलेगा, जैसे कि फिश टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग में यू हैव फिश टेस्टिंग, यू हैव अदर काइंड्स ऑफ टेस्टिंग विच यू कैन इंक्लूड एंड यू कैन रिफाइन योर आंसर। बट प्लीज बताइए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट नाउ यू आर फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ सर क्वेश्चंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को समझना है। एक बार समझ लिया ना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो। अब कुछ लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, सोचते हैं कि सर मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सी डू नॉट गेट वरीड अबाउट टाइम, प्लीज फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करो, स्टार्ट आंसर राइटिंग, स्टार्ट। एक बार स्टार्ट कर दिया, शुरुआत में मैं तो हमेशा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, जब आप स्टार्ट करोगे ना, इनिशियली टेक 30 मिनट्स टू आंसर वन क्वेश्चन, टेक 30 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है। ये जो 30 मिनट है ना, ये जो 30 मिनट्स है ना, इसको कट डाउन करना है, ठीक है। 30, तो आज शायद आपको 30 मिनट्स लग रहा है, कल 20 मिनट्स लगेगा, परसों 15 मिनट्स लगेगा, इवेंचुअली आप वो 11 मिनट 9 to 11 मिनट्स के रेंज में पहुंच जाओगे, बस यही चाहिए ना, ठीक है। तो अगर आप अपने दिन का आधा घंटा दोगे, 1 घंटा दोगे आंसर राइटिंग के लिए, अगर आप 1 घंटे में आज 2 भी आंसर लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह समझना है कि आज मैं 2 लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मैं 1 घंटे में 6 सवाल लिखूं।
6 से 7 सवाल लिखो, सही पहुंच जाओगे। ठीक है, दैट इज माई इंटेंशन। क्लियर? तो स्लो एंड स्टडी इंप्रूवमेंट करनी। ओके, राइट। अब कुछ और सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर मैं क्या क्या फॉलो करूँ, इन द सेंस मतलब किस तरह से आगे बढ़ूँ, मुझे बहुत डाउट है। जैसे मैं पैराग्राफ में लिखूँ कि बुलेट पॉइंट्स में लिखूँ, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, एनीथिंग इज फाइन। अगर आप देखो बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, बिल्कुल बुलेट्स पॉइंट्स में लिखें। जनरल स्टडीज में काफ़ी सही रहेगा। तो बुलेट पॉइंट्स इज ओके फॉर जनरल स्टडीज। ठीक है, ये जनरल स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी आपका ऑप्शन है, स्पेशली अगर ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन है, सोशियोलॉजी का ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है, हिस्ट्री ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऑप्शनल के सब्जेक्ट में ऑलवेज गो फॉर पैराग्राफ। एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मैं आपको गारंटी से बता दूंगा, डू नॉट गो फॉर पॉइंट फॉर्मेट। पॉइंट फॉर्मेट में नहीं जाना है। ओके, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। हाँ, कहीं कहीं पे एक आध पॉइंटर्स आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली उसको आप ह्यूमैनिटी स्टाइल में आपकी आंसर राइटिंग सीखोगे। ओके, तो जीएस के लिए कोई भी चलेगा, जनरल स्टडीज के लिए ना एक्चुअली एनीथिंग इज फाइन, बट टाइम बचाने के लिए जीएस में ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए मिक्स कर सकते हो, पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट दोनों का मिक्सचर रख सकते हो, या फिर पूरा बुलेट पॉइंट से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ऑप्शन में स्पेशली पीएसआईआर, मेक श्योर दैट यू गो फॉर पैराग्राफ। ठीक, नेक्स्ट सर, ये इंट्रो और कंक्लूजन का ना कनंड्रम मुझे बड़ा डाउट है कि इंट्रोड्यूस कैसे करें, कंक्लूड कैसे करें। अभी फिलहाल ये रहेगा, दिस कंफ्यूजन विल बी देयर, बट स्लोली एंड स्टडीली जैसे आपके पास कंटेंट बिल्ड होता जाएगा, डेटाबेस बिल्ड होता जाएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड द नैक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आंसर ऑल्सो। कंक्लूजन तो यू डू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन के कंक्लूजन होंगे जहाँ पे आपको कमेंट करना है, तो आप थोड़ा सा ओपन एंडेड होगा, या फिर जैसे कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टाइप, बट इंट्रोडक्शन इज समथिंग विच इज रियली कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट। अब इंट्रोडक्शन के लिए क्या करना है, ये हम लोग टाइम मैनेजमेंट में सीख लेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ लिखा है ना कि आपके स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बना लो करके, तो इन टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर मेंस आंसर। ये टेम्पलेट्स क्या है थोड़ी देर आपको बताता हूँ। ठीक, आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज स्प्रेड इट विथ यूपीएससी कम्युनिटी। यू डू अंडरस्टैंड इट्स अ न्यू चैनल एंड वी वुड लाइक टू ग्रो। जैसे मैंने बताया, वी जस्ट रीच्ड 1K फैमिली, ये तो शुरुआत है, विल ग्रो टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के साथ कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम। सर मैं टाइम मैनेज कैसे करूँ करके। देखो, दिमाग में आपके नंबर तो आ गया, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक नंबर आ गया कि सर 3 घंटे का एग्जाम है, मुझे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है, 20 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेटली 9 मिनट्स। ठीक है, 9 मिनट है आपको एक आंसर की। लेकिन क्योंकि 10 सवाल 15 मार्क्स के हैं, 10 सवाल 10 मार्क्स के, तो 11 मिनट्स 7 मिनट्स मॉडल आप देख सकते हो। जैसे अब 180 मिनट है, तो 110 मिनट में आपके 10 सवाल हो जाने चाहिए 15 मार्क्स के, और बाकी 70 मिनट में आपके 10 सवाल हो जाने चाहिए 10-10 मार्क्स की। तो कुछ इस तरह का टाइमिंग। लेकिन टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे उसके अंदर मदद करने वाली चीज़ है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट आपको यूपीएससी ऐसे ही रैंडमली नहीं देता है। आपने देखा यहाँ पे सवाल था 250 वर्ड्स लिखा हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है स्टूडेंट्स का, तो वर्ड लिमिट को स्टिक करें। लर्न टू स्टिक टू वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें। अब इसमें कई सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर क्या मैं हर एक आंसर लिखने के बाद वर्ड गिनूं। नहीं भैया, वर्ड नहीं गिनना है। ठीक है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया जरूर रहेगी कि सर हर बार वर्ड नहीं गिने। आप एक एक्सरसाइज करो ना, वो यूपीएससी का जो आंसर शीट मिलता है उसका आंसर शीट लो, एक पेज पे आप कुछ कंटेंट लिखो, एक पेज पे कंटेंट लिखो और गिन लो कि एक पेज पे कितने रख लो, एवरेज, ऑन एन एवरेज। एक दो एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पेज में शायद इतने वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे मुझे पता था कि मेरा एक पन्ने में ना 75 से 80 वर्ड में लिख देता था, आई न्यू दैट 75 वर्ड्स। तो जब भी मुझे 150 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 150 वर्ड्स का पार्डन मी, 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है, एक पेज और नेक्स्ट पेज दो में खत्म करना है, ये मेरे दिमाग में रहता। तो अगर 3 पेज के लिए पहुंचो तो एक पेज, 2 पेज, 3 पेज के एंड तक पहुंचो तो हो जाएगा। मैं पहुंच जाता था 230 240 तक आराम से पहुंच जाएंगे, कभी कभार चौथे पन्ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब कुछ कुछ लोग नए डाउट्स भी लाते हैं, जैसे
सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा छोटा लिखना सीखो। सर मैं बहुत ज़्यादा गैप देता हूँ तो थोड़ा सा कम गैप देना सीखो। या फिर कुछ और कहेंगे, सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, अगर बहुत छोटी हैंडराइटिंग है तो गैप ज़्यादा दे दो। तो ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट बस प्रेजेंटेशन वाइज डिसेंट पढ़ने लायक होना चाहिए, बस ध्यान रहेगा। वर्ड लिमिट को हमेशा स्टिक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड चीज़ है कि सिंपल रखो। जैसे अब पता है मैंने ये एक्सरसाइज क्यों किया था, जस्ट टू कीप इट सिंपल। इसके साथ ना मैं बहुत सारी और भी चीज़ें आपको दे सकता था, लेकिन वाइल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो मुझे लगता है कि वो लॉजिकल नहीं होगा अभी फिलहाल मुझे आपको बताने के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी शायद वो आपको याद ना आए, है ना। यही आपको स्किल डेवलप करना है कि कंटेंट आपको डेवलप करना है, एग्जाम्पल्स आपको डेवलप करने हैं, केस स्टडीज आपके पास रखनी है, केस रेफरेंसेस रख लेने हैं, कोई रिपोर्ट है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, कितना एरिया है, ये सब कुछ चुटकियों पे होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल रखा करो, कीप इट सिंपल इन योर आंसर, कि जो पूछा है बस उसको एड्रेस करो। जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी इज नॉट बॉदर्ड कि ये किस कॉलेज से है, इसका 10th का मार्क्स कितना है, इसका 12th का मार्क्स कितना है, इसकी कौन सी ग्रेजुएशन है, क्या ये आईआईटी से है, क्या ये एनआईटी से है, या क्या ये किसी दूसरे कॉलेज से, क्या ये इंजीनियर है, क्या ये डॉक्टर है, क्या ये बीएससी बीए ग्रेजुएट है। यूपीएससी पता भी नहीं उधर, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो जस्ट कीप इट सिंपल। आपको आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशी लैंग्वेज का भी ज़रूरत नहीं। कोई पूछते हैं कि सर क्या मुझे हाई फंडा वर्ड्स यूज इस्तेमाल करें, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। जस्ट कीप इट सिंपल, जस्ट एंश्योर दैट जो पूछा है उसको लिखो गुड क्वालिटी के साथ, इनफ, ठीक है। कीप इट वेरी सिंपल, नो नीड टू गो फॉर वेरी फ्लैशी लैंग्वेज, और मे बी नो नीड टू गो फॉर वेरी फ्लैशी काइंड ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। 2 पेन लिया, 3 पेन लिया, नीला पेन लिया, काला, ये सब नहीं करना, जस्ट कीप इट सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। अब मेंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कब करें, ये भी मैंने आपको बताया। जैसे एक टॉपिक प्रिपेयर हुआ, आपको लग रहा है आपके पास डिसेंट इनफ नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर लिखो, और लिखने के बाद पूरा का पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन पहले भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले यूपीएससी सिलेबस को समझो, उस सिलेबस को ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करने के बाद हर एक टॉपिक के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। खुद के लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छा है, आजकल लोग शॉर्टकट के लिए जाते हैं कॉपी पेस्ट कर करके, बट मैं कहूँगा लिख के, पढ़ के, रिवाइज करके जब नोट्स बनाओगे तो दैट विल हेल्प यू रियली 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 ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टॉपिक, अब जैसे कैंसर की बात कर रहे थे, तो कैंसर जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हमारे कैंसर के टॉपिक के नोट्स में डायग्नोस्टिक के ऊपर भी जम गया ना। पहले क्या था, मेरे पास केवल कैंसर था, कैंसर क्या होता है, कितने तरह के कैंसर होते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है, आज मैंने डायग्नोस्टिक से जोड़ लिया, तो मेरे पास अभी 3 पन्ने हो गए। पहले पन्ने पे है कैंसर, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ चुका हूँ, तो कैंसर मुझे पता है, कितने तरह के कैंसर है मुझे पता है, कॉजेस उसके पता है, सारी चीज़ें मैंने लिख ली एक पन्ने में। नेक्स्ट पे मैंने लिखा है ट्रीटमेंट में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट रेडियोथेरेपी क्या होता है, राइट। जैसे डायरेक्टली ट्यूमर हटा सकते हैं, डायरेक्टली सर्जरी करके हटा दो। कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी का सोल्यूशन है, आजकल जेनेटिक थेरेपी आ रही, ये एक पन्ने में ट्रीटमेंट है। डायग्नोस्टिक का भी एक पन्ना बन गया ना, दैट इज कॉल्ड एज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। तो हर एक टॉपिक को उसको डिकंस्ट्रक्ट करो और उसके अलग अलग डायमेंशंस पे नोट्स बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अब गवर्नर है ना, पॉलिटी के अंदर गवर्नर का टॉपिक है। गवर्नर का टॉपिक बहुत ही जैसे फेमस एवरग्रीन टॉपिक, क्योंकि गवर्नर हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल स्टेप्स कर देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भी गवर्नर हैज़ बीन इन न्यूज़, आपने देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया था। गवर्नर की जो आर्टिकल 200 की पावर है, असेंटिंग की पावर है, आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो टाइम लिमिट लगा दिया, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये एक डायमेंशन हुआ ना। लेकिन जैसे गवर्नर की बात करोगे, देखो गवर्नर की अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, तो अपॉइंटमेंट एक डायमेंशन है, रिमूवल एक डायमेंशन है, अपॉइंटमेंट रिमूवल, देयर आर 2 डायमेंशंस। देन यू हैव गॉट फंक्शनिंग, गवर्नर की फंक्शनिंग के ऊपर प्रॉब्लम है। अब फंक्शनिंग के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस है ना। गवर्नर डे टू डे एक्टिविटीज या फिर डे टू डे गवर्नेंस में इंटरफेयर कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम। गवर्नर आर्टिकल 356 का यूज कर रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम। गवर्नर बिल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तीसरा प्रॉब्लम। गवर्नर चांसलर की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी, गवर्नर खुद ही चांसलर है तो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के ऊपर डिले कर रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग डायमेंशंस पे प्रिपेयर कर लें, ठीक है, राइट। सो एंश्योर दैट यू हैव टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। और मेंस के लिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा डायरी रखें, डेटा डायरी रखें, ठीक है। डेटा डायरी का मतलब क्या है, एक बुक रखें या फिर मल्टीपल बुक्स रखें। एक्चुअली जीएस 1 2 3 4 के लिए 4 बुक रख लें। चारों बुक में मेंस का डेटा कलेक्ट करना है आंसर राइटिंग के लिए। जैसे समझ लो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अब जैसे गवर्नर की बात हुई, गवर्नर की जब बात हुई, आर्टिकल 154 इंपॉर्टेंट है, 155 है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 163 है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है, आर्टिकल 200 है असेंटिंग पावर है, आर्टिकल 201 है जब वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, आर्टिकल 213 है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ये सारी चीज़ें आपको डेटा डायरी में होनी चाहिए कि अगर सवाल आया, जैसे गवर्नर की पावर के ऊपर सवाल आ गया, गवर्नर डिस्क्रिशन इस्तेमाल करे, तो इमीडिएटली आपको आर्टिकल 163 हिट होना है ना। तो इस तरह के एक डेटा डायरी में रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में अगर मैंने आपसे पूछ दिया भारत में कितनी रोड हैं, कितनी रेलवेज हैं, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। अरे डेटा डायरी बहुत ज़रूरी है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए। जैसे मुझे, अगर आप मुझसे पूछोगे भारत का जो कोस्ट लाइन है कितना है, 7,500 किलोमीटर। अब रिसेंटली किसी ने बोला कि और भी ज़्यादा है तो नंबर क्या है, कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर, ऊपर वाला 15,000 किलोमीटर, कुछ इस तरह से याद है ना। तो ये डेटा आपके पास होना कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है ना, ये सारे नंबर्स आपके पास होने चाहिए। कोई रिपोर्ट है, समझ लो देयर इज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया का क्या पैरामीटर्स है, नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट शायद इंडिया का क्या रैंक है वो अगर आंसर में लिखोगे वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिमिलरली कोई केस रेफरेंस है, जैसे गवर्नर की बात करें, गवर्नर में बीपी सिंगल केस है, एसआर मुंबई का जजमेंट है, तो वो नोट करना है गवर्नर के इशू के साथ, नोट डाउन ऑल द केस रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये केस रेफरेंसेस आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं डेटा डायरी। मेंस का डेटा डायरी मेंटेन करना है और उसको रिवाइज करते रहना है। मेंस में आपको वो वैल्यूएडिशन में काफी मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना लो। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट कैसे बनाना है सर, स्टैंडर्ड टेम्पलेट होते क्या, यही चीज मैंने बताया इंट्रो कंक्लूजन की। स्टैंडर्ड टेम्पलेट से कि अगर समझ लो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या है, गवर्नर का इशू आ गया, तो गवर्नर का क्या इशू है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉब्ली आई विल राइट द आर्टिकल, नॉट वर्बैटिम, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 154 के तहत, 155 के तहत ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर का जो पावर है, असेंटिंग पावर है, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। तो इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट है कि मैं आर्टिकल मेंशन कर दूंगा उस इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब हिस्ट्री का सवाल आ गया, हिस्ट्री में किसी ने पूछा, जैसे वो डांसिंग गर्ल के ऊपर सवाल आ गया, तो डांसिंग गर्ल इन जैसे हिस्टोरिकल एंशियंट हमारे स्कल्पचरिंग के ऊपर सवाल आ गया, तो किस तरह से शुरू करेंगे, एक टेम्पलेट बनाना है कि इंडिया की स्कल्पचरिंग का काफ़ी रिच हिस्ट्री रहा है, विच कंटिन्यूड राइट फ्रॉम दी एंशियंट टाइम्स एंड रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग सम पीरियड, जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ इस तरह की टेम्पलेट्स डेवलप करके रखें ताकि इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में आपको मदद हो जाए। इट हेल्प्स यू लॉट। इट नॉट जस्ट हेल्प्स इन इंट्रो कंक्लूजन, लेकिन बॉडी या फिर कंटेंट में भी। जैसे मेरे दिमाग में ऑलरेडी टेम्पलेट था ना, जैसे ही कैंसर डायग्नोस्टिक आया, मैंने बोला यार इंडिया में मेडिकल सेटअप में क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे मेडिकल इसमें क्या प्रॉब्लम है कि देखो, सबसे पहले तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर कम है, हमारे पास नर्सेस कम हैं, स्पेशलिस्ट कम हैं, और जैसे कैंसर से जुड़ा हुआ जो स्पेशल डायग्नोस्टिक है उसके इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, जेनेटिक टेस्टिंग वाली चीज़ें जो मैंने बताई, तो कॉमन सी चीज़ें ना, दैट इज़ अ कॉमन थीम। लेकिन अगर आप इसमें भी वेल स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट रख लोगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी आंसर राइटिंग में। इट हेल्प्स यू लॉट इन, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक को एनालाइज करना है अलग अलग डायमेंशन से, तो अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस में रखोगे, टेम्पलेट में मेरे पास है ऑलरेडी कि क्या मैं इसका पॉलिटिकल डायमेंशन एनालाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसका इकोनॉमिक एंगल एनालाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसका सोसाइटल एंगल एनालाइज कर सकता हूँ, क्या कल्चरल एंगल एनालाइज कर सकता हूँ, तो 4 डायमेंशन आपके बन गए ना आंसर राइटिंग के ऑलरेडी, ठीक है। तो किस तरह के टेम्पलेट्स चाहिए, शायद टेम्पोरल हो सकता है, टेम्पोरल एनालिसिस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आपने मुझसे पूछ दिया सर सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, देखो एक तो मेरे पास टेम्पोरल आइडिया ऑलरेडी है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में 1950 से लेकर 1967 तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, सब कुछ कांग्रेस था, लेकिन 1967 के बाद दिक्कत शुरू हुआ है, तो मैं अपने आंसर को सेग्रीगेट कर लूंगा ना, है ना। ये टेम्पोरल यानी कि टाइम एनालिसिस वाला, टाइम वाला, तो आप अपनी टेम्पोरल टेम्पलेट्स रख सकते हो, स्पेशियल टेम्पलेट रख सकते हो, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में, जो पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर
सर कैसे मैं ये याद रखूं? मैं बोलता हूँ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए टेम्पलेट्स रखोगे ना, अगर समझ लो स्पेसिफिक कंट्री के बारे में तो प्रिपेयर करना ही, जैसे समझ लो आपके पास आपको आइडिया नहीं आ रहा, तो यू डू अंडरस्टैंड दैट विथ एनी कंट्री विथ हुम आई हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं मेरा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, एजुकेशन के लाइंस पे कोऑपरेशन हो सकता है, हेल्थ के लाइन पे कोऑपरेशन हो सकता है, अगर जर्मनी है तो उनके साथ एनर्जी के साथ एनर्जी में मेरा कोऑपरेशन हो सकता है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, अगर समझ लो कल्चरल कनेक्ट हो सकता है ना, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मेरा कल्चरल कनेक्ट है, बुद्धिज्म एक एस्पेक्ट हो सकता है, इन्हें कहते हैं टेम्पलेट। तो इन टेम्पलेट्स को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड टेम्पलेट होगा, आपका दिमाग में बना लेना है कि हर एक डायमेंशन को प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर में क्या होगा, अगर आप उसका टेम्पोरल टेम्पोरल टेम्पलेट बना लोगे, भाई एग्रीकल्चर में क्या है, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, फार्मर है, फार्मर के पास जमीन चाहिए, तो जमीन है कि नहीं, भाई लैंड फ्रैगमेंटेड है, जमीन है तो फ्रैगमेंटेड है, ठीक है। सेकंड, लैंड की प्रिपरेशन करने के लिए उनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, समझ लो प्रिपरेशन कर लिए, फिर सीड चाहिए ना, सीड अगला सीड चाहिए ना, सीड के पहले भी क्या चाहिए, बारिश चाहिए, उनके पास पानी का सुविधा नहीं है, वो रेन देवता के ऊपर रिलाई करते हैं, तो बारिश जब होगी तो सीड्स चाहिए, हाई क्वालिटी सीड्स चाहिए, जब सीड्स मिलेंगे तो सोइंग करेंगे, सोइंग करने के बाद उसकी मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनेंस करने के बाद हार्वेस्टिंग करनी है। अब मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, आपको पानी की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड की जरूरत है, करेक्ट है ना, ये सारी सुविधाएं चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज करनी है, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज हाउ यू रिमेंबर, दिस यू क्रिएट एन आइडिया इन अ टेम्पोरल वे। एग्रीकल्चर का सीक्वेंस ही है ना, दो साइकिल चलते हैं, ये दो बार होगा, हमारे हमारे देश में दो बार होता है। अरे मेजर जो सीजन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैद, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट खरीफ एंड रबी, तो खरीफ में एक बार होगा, रबी में एक बार होगा, दोनों टाइम में वही प्रॉब्लम चलती है, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स दैट यू प्रिपेयर, और अपना इसको डायरी में ही लिखना, डेटा डायरी में ही लिख लेना कि हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए यू कैन नोट इट डाउन एंड देन गो फॉर एल्गोरिथम मेथड व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी जो एल्गो मेथड है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं कि स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने बोला, नो मैटर कितना स्ट्रैटेजी करें, कई बार ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर जाते हैं, कंटेंट को भूल जाते हैं, तो नो मैटर कितना स्ट्रैटेजाइज करो, एग्जामिनेशन में जब तक वो कंटेंट आपके दिमाग में नहीं ना, क्वालिटी कंटेंट, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले कंटेंट के ऊपर काम करो, भले ही कितनी भी स्ट्रैटेजी बनाओ, क्वालिटी कंटेंट है, अगर टाइम कम भी पड़ गया तो एल्गोरिथम मेथड से चीज़ें सॉल्व कर सकते। एल्गोरिथम मेथड क्या होता है, कम वर्ड्स में लिखना है। जैसे दिस वॉज वन ऑफ माई आइडियाज फॉर राइटिंग मेन्स व्हेन यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब मेन्स आंसर्स व्हेन यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, और ये हमेशा होता है। जैसे 15 मार्क के क्वेश्चन में ना काफ़ी अच्छे से होंगे, लेकिन 10 मार्क के क्वेश्चन में एक या दो बार जरूर हो जाएगा कि एल्गोरिथम मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो बोला है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो बहुत ही कम वर्ड्स में, क्योंकि टाइम बचाना है, स्पेशली 10 मार्क्स क्वेश्चन में। जैसे अब जैसे एग्रीकल्चर का बताया मैंने, एग्रीकल्चर में सीड्स के बाद सोइंग के बाद आपकी मेंटेनेंस में आपका इरिगेशन हो गया, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो एज एन एल्गोरिथम मेथड में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई वुडंट से कि कंप्लीट जो भी अच्छे मार्क्स है वो नहीं आएंगे, बट you will get something and that will help you first in qualifying and that will help you in deciding whether you become IAS or IPS or any other service person, ठीक, ध्यान रखना है। एल्गोरिथम मेथड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम की कमी हो रही है। एल्गोरिथम मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गो, सर मुझे एल्गोरिथम मेथड समझ में नहीं आ रहा। अरे आपका कोई भी टेक्निक हो सकता है ना, कोई भी टेक्निक हो सकता है कि आप ऐसे कुछ बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन कर दो, या फिर जैसे चैलेंजेस मैंने लिख दिया है ना, चैलेंजेस मैंने लिख दिया, चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3, चैलेंज 4, चैलेंज 5, चैलेंज 6, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते। ये हर बार नहीं करना है, टाइम जब कम हो रही है तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा वर्ड लिखना आप बच सकते हो, टाइम बचा सकते हो, ठीक है, दैट इज जस्ट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला होता है हाउ मेनी टू अटेम्प्ट, ये है हाउ मेनी टू अटेम्प्ट, ठीक है। हाउ मेनी टू अटेम्प्ट, ये मैं आपको सबसे आइडियल तो 20 में 20 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है, 20 में 20 कर दो, काम ही खत्म है, ठीक है। लेकिन आइडियल सिनारियो है, अगर इमेजिन कर लो एक आध सवाल छूट भी रहे तो बेयर मिनिमम मैं कहूँगा 18 तो करना ही करना है, तो बेयर मिनिमम 18 to 19 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, 15 मार्क के सारे,
10 मार्क के अगर एक छूट भी गया तो ठीक है, उतना ज़्यादा खुद को कोसना नहीं है, उतना ज़्यादा खुद को डाउट नहीं करना है। इट्स वेरी फाइन इवन इफ यू मिस से वन क्वेश्चन, ठीक है। सबसे आइडियल तो होगा कि सारे के सारे ही लिख दो, बट कई बार टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे 20 के 20 लिखोगे तो थोड़ा सा शायद वो लास्ट कपल ऑफ आंसर्स में मीडियोक्रिटी आ सकती है। 18 क्वालिटी आंसर्स लिखोगे और 20 आंसर्स लिखोगे विथ लिटिल लो क्वालिटी, मुझे लगता है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस आइडियल है अच्छी क्वालिटी के साथ, 19 भी ठीक है, तो 18 से 19 भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज 6 to 6.5 क्वेश्चंस इन 1 आवर, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो, सर मैंने लिख तो दिया, मैंने लिख तो दिया, अब लिखने के बाद मैं इंप्रूव कैसे करूं, हाउ टू असेस। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आ जाता है कि सर इसको मैं क्या करूं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपका पीयर ग्रुप है तो पीयर रिव्यू कर सकते हो, है ना, या फिर ऑनलाइन में डिस्कस फोरम्स है, वहाँ पे आप असेस कर सकते हो, या फिर अगर आपके साथ कोई मेंटर है ना, कोई मेंटर है, कोई टीचर है, तो आप उनसे असेस करवा सकते हो, है ना। जैसे कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आज मुझे एक आंसर आया, मैंने उसको असेस नहीं किया बाय द वे अभी। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गिव अ स्मॉल फीडबैक इवन बिफोर असेसिंग। जैसे मैंने देखा कि कई बार स्टूडेंट के साथ होता क्या है, उनको लगता है कि मैंने लिख दिया, बड़ा काम कर दिया ना। ध्यान रखना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हाउ टू असेस के साथ। आई हैव टू गिव यू वन मोर टिप। एक टिप क्या है, आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास नॉलेज है, क्वेश्चन को मैंने समझा है, उसको अच्छे से लिखा है, और मुझे अल्टीमेटली मेरे इवैल्यूएटर की मदद करनी है कि मैं उसको सही जगह पे लेकर जाऊं। आपको समझ में आ रहा है? जहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रेजेंटेशन के बारे में कि अननेसेसरी अंडरलाइन मत करो यार, इट बिकम्स लिटिल इरिटेटिंग। सिमिलरली इवैल्यूएटर को लेकर जाओ उस पॉइंट पे जो आप बताना चाहते हो, और इवैल्यूएटर की मदद करो। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक मुझे आंसर है, किसी ने कैमरा पे 2 फोटो लेके भेज दी, तो बोले ये क्या फंडा होता। अगर आपको असेसमेंट करवानी है, अगर आपको इवैल्यूएशन करवानी है, तो यार इवैल्यूएटर की मदद करो ना, है ना, कि इवैल्यूएटर का समय बचे, इवैल्यूएटर को सही पॉइंट पे लेकर जाना है, तो अच्छे से दोनों इमेजेस को अच्छे से स्कैन करके एक पीडीएफ में डाल के, पीडीएफ 15-20 MB का नहीं, छोटा सा पीडीएफ बना के भेजोगे तो सही रहेगा ना, है ना। दैट मेक सेंस नो। वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे भी, कि जब भी आप आंसर लिखो, अभी से आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे मेरे इवैल्यूएटर की मदद करनी है और मुझे अपनी इवैल्यूएटर के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि इवैल्यूएटर को जैसे आप लेकर जाओगे ना, जैसे अब कैंसर डायग्नोस्टिक है, आप उस इवैल्यूएटर को जैसे ही इस कैंसर डायग्नोस्टिक से जुड़ी हुई चीज़ों पे लेकर जाओगे, उसको हाईलाइट करोगे, तो खुद ही खुश हो जाएगा, मतलब हाँ यार स्टूडेंट को तो पता है, नॉलेज भी है और बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। असेसमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि जब भी ध्यान रखना है, कोई भी आपके मेंटर हो, कोई भी टीचर हो, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू राइट एन आंसर, द इवैल्यूएटर मस्ट, हाउ विल दे लाइक योर आंसर, कि यार बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर है, अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है, अननेसेसरी का अंडरलाइन नहीं किया, अननेसेसरी का गलती नहीं किया हुआ है, कुछ ऐसे काटपीट नहीं किया हुआ है ना, डिसेंट लेजिबल हैंडराइटिंग लिखी हुई है, और मुझे जो अंडरलाइन किया हुआ है, जहां पे भी हाईलाइट किया हुआ है, जैसे अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ों पे लेकर जा रहे हैं तो यूज कैपिटल लेटर्स। जैसे अब समझ लो मुझे हाईलाइट करना है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड राहुल, करेक्ट। तो ये स्मॉल लेटर वाला है, कैपिटल लेटर वाला, तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करो। आंसर के बीच में कैपिटल लेटर लिखना सीख जाओ, बीच में जिस पॉइंट पे आपको लेकर जाना, इट विल हेल्प अलॉट। अंडरलाइन करो जहां पे भी जरूरी है, अंडरलाइन करो जहां पे जरूरी है, वहां पे हाईलाइट कर दो, कुछ इस तरह से हाईलाइट करो ना, आप ऐसे बॉक्स बना दो छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अल्टीमेटली इवैल्यूएटर की मदद करो ताकि वो आंसर को पढ़े, सही पॉइंट पे जाए और आपको मार्क्स, दैट शुड बी योर आइडिया। तो असेसमेंट के लिए मेक श्योर that you have a peer group, or you can do it online, or you can find a mentor or a sir who can do it, ठीक है, who can help you improve slowly and steadily, ठीक है, राइट। सो आई थिंक थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया, अगेन आई अंडरस्टैंड अ लिटिल लेंथी सेशन, बट अगर आपका कोई भी डाउट है, डू पुट इट इन दी कमेंट सेक्शन, एक नहीं तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। यू डू अंडरस्टैंड कि मुझे आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी @rahulsai222 है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है _UPSC है, फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये टेलीग्राम का इस नेम से भी चैनल है, लेकिन जनरल चैनल है वो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, rahulsai222 _UPSC। और ये मेरा नंबर भी है
इस नंबर में भी आप मुझे रीच आउट ज़रूर कर सकते हो। डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, एक टेक्स्ट ड्रॉप करो, व्हाट्सएप टेलीग्राम है यहाँ पे, बट ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके, सो आई होप कि ये सेशन आपको फ़ायदेमंद रहा है। और अगेन आपका कोई भी सवाल है, यू कैन आइदर पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट हियर एज वेल। एंड प्लीज़ प्लीज़ subscribe to the channel and share the channel, also like the videos, and I'll see you in the next session. Thank you very much for watching. Jai Hind and all the best.